सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बहुत ईमानदारी से बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे न तो मोटिवेटर हूँ और न ही कोई मार्गदर्शक हूँ, न कोई पथ प्रदर्शक हूँ, और न ही मैं ऐसा कोई चर्चा यहाँ करने जा रहा हूँ जो आप नहीं जानते। ये सब आपका अपना जाना पहचाना क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं फिर से आपको सिर्फ यात्रा करा रहा हूँ। एक यात्रा है जो आपकी यात्रा है, आपने पहले की है, रोज करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ नयापन नहीं है। सिर्फ आपको अपनी ही गाड़ी में बैठा करके आप ही उसके ड्राइवर हैं और आपकी ही मंजिल है और आप अपने ही प्लेटफॉर्म पर उतर जाएंगे। यहाँ पर जो टॉपिक है, अब तो जागो अब मत भागो। इसके पहले आपने देखा कि बावली मिस ने बात किया, उस पर प्रिंसिपल मैन में बात किया। 2 साल जो महामारी थी, इस महामारी में कहीं न कहीं किसी न किसी हाल में हम सब एक ठहराव की स्थिति में आ गए। हम सब कहीं न कहीं एक जगह रुके हुए थे और उस ठहराव में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए, प्रशिक्षण लिया और हमने बहुत सारी चीजें अपने ऊपर भी उतारी और उसको जी है। बहुत सारे लाभ जीवन में चल करके आते हैं, बहुत सारी हानियां बिना बताए चली जाती हैं, क्योंकि तकलीफ जो है साथ में आती है, सुख एक एक करके आता है। और तकलीफ जब आती है तो इतनी साथ में आती है कि हमारे समझ में नहीं आता हम पहले किससे निपटे। तो मेरा ये जो टॉपिक है, अब तो जागो अब मत भागो। अब तो जागो अब मत भागो। भाई, जागो का मतलब क्या होता है? हम सब जाग रहे हैं। कुछ देर पहले मिसेस सक्सेना ने कहा कि हम एक ही समय पर कई चीजें सोचते रहते हैं, कई चीजें देखते रहते हैं, कई चीजों पर काम करते रहते हैं। हमारा जब ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता है तो उसमें बहुत सारी चूक हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मल्टीटास्किंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक ही समय पर बहुत सारा काम करते रहते हैं और बड़ी ईमानदारी से उसको पूरा भी करते हैं। वो एक बहुत अच्छे डेलीगेटर्स होते हैं। वो काम को कैसे बांटना है और उस बटे हुए काम का नियंत्रण अपने पास कैसे रखना है, इससे वो बहुत अभ्यस्त होते हैं। और इतने अधिक अभ्यस्त होते हैं कि उन्हें जब आप मिलते हैं तो आप चकित हो जाते हैं। रवि सर ने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़े अधिकारी से मिले, उनकी उम्र 72 साल, और 72 साल की उम्र में इतना एनर्जी किसी व्यक्ति में कैसे हो सकता है, ये देख करके वो भी चकित। जब उन्होंने उनकी चर्चा की तो मैं सोचने लगा कि आखिर में व्यक्ति कितना जागा हुआ है, कितना चैतन्य है, कितना अपनी जगह पर अपने साथ खड़ा है। जब हम अपने साथ खड़े होते हैं तब हम आसानी से अपना मूल्यांकन कर पाते हैं, अपनी शक्ति का, अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपनी कमियों का, और तब हम निश्चित तौर से एक नया निर्णय ले पाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो आइए आपसे मिलाते हैं अब तो जागो अब मत भागो। स्वयं को जानो। मुझे लगता है कि एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। इसमें ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे सब जुड़े रहते हैं पाठशाला के? मुझे लगता है वो लाइब्रेरियन ही है। जहां पर हम इस समय उपस्थित हैं, रवि सर 1 सेकंड के लिए इधर बीच में आ जाएंगे। और प्राइमरी से जो टीचर सबसे अधिक इनसे मिलता रहता है, वो प्लीज इनके बारे में 1 या 2 लाइन बता दे जल्दी से। प्राइमरी से कोई भी सर प्लीज। सर, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, which I really appreciate, and he is very knowledgeable. Means whatever information we want, he is ready with it, and he is ever ready to help. थैंक यू सर। सेकेंड वन, एनीबडी? ग्लेन सर, आप भी बहुत मिलते हो। हाँ सर, वेरी हेल्पफुल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Very innovative, and the presence the moment he has come, he's given a positive energy in school totally. Because I have seen upgrading the library from last so many years, and it's come up in a very big this thing. Good, because good. the outcome is superb, no, excellent. थैंक यू सर। एनीबडी फ्रॉम सेकेंडरी? आवाज आई, बोलिए मिस।
Sir is organized, I would agree, and he's always ready with any reference book you ask. He knows exactly where it is and how it can be utilized for further use also. And whatever help you need, he always stands first. And he always has a smiling face. मिस 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा। जैसे उन्होंने स्कॉलर के इतिहास में पुस्तकालय की, हमारे पुस्तकालय की परिभाषा बदल दी है। थैंक यू मिस। थैंक यू। I have observed him conducting classes in primary, online, offline, and in secondary also. He is very, very professional, and he takes interest in his every class. He teaches children something new, especially in primary. I have seen even in online, he was, every time doing something different, and children were participating. Really, I was really impressed. थैंक यू मिस। Sir. अब हाँ लॉकडाउन में when I started coming, कभी कोई बुक मिस एक लाइन, या कुछ, yes एक sir. लाइन हाँ So he has always helped me, and I have seen the children also that he set his मिस norms. एक for. लाइन में मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वालिटी बताइए, जैसे अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, Very कर्मठ है, organized. एक शब्द में आप डिफाइन कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप कहानी Sir, बताते हैं। well planned. बस थैंक यू। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, 1 मिनट आप अपना जगह ले लीजिए। आप लोगों में से जितने लोगों ने यहाँ पर जो कुछ रवि सर के बारे में बताया, सिर्फ और सिर्फ उनका आउटर स्पेस, जो उनका बाहरी रूप था वो आप जानते हैं। आईने के सामने जब आप खड़े होते तो आप क्या देखते हैं? आप अपना छवि देखते हैं, अपनी आत्मा से आप परिचित नहीं होते। आपने सर की छवि बता दी, आपने परिचित क्या कराया सर की छवि से। इनका जो बाहरी रूप था वो आपने जो देखा है, उससे आपने जो कुछ समझा है उसी को डिफाइन किया। लोग कहते हैं कि यार अरे जाओ आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप से पूछो, आईना क्या दिखाता है? जो आप हो वही दिखाता है, अंदर क्या है नहीं दिखाता। तो यहां पर सुसुप्ता अवस्था से जागृता अवस्था की हो, हम सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। शरीर अपनी जगह पर है, मन भाग रहा है, मन का घोड़ा भगा जा रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। शरीर नहीं चल रही, मन चल रहा है। यह है सुसुप्ता अवस्था। अब जागृत अवस्था में जब आप आते हैं तो आपका शरीर मन दोनों चलने लगता है। जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहत है, जो आपकी अभिलाषा है, जो आपकी मंजिल है, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, शरीर तब मन के साथ खींचता है, तब आपकी शुरू होती है यात्रा। सोने से जागने तक की जो यात्रा है, सोना मतलब मैं तो ऐसे जैसे मल्टीटास्किंग की मैं बात कर रहा था। मल्टीटास्किंग यही है, मैं बैठा हूं, मेरे पास मेरी बड़ी खूबसूरत अमय सर से मिलिए, ये योग संपन्न है। रवि सर से मिलिए, धन संपन्न है भले नहीं, धन का ज्ञान है। पंकज से मिलिए तो एक अलग ही दुनिया है। तो हम 4 जन जब बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग सुसुप्ता अवस्था में, हम कब चले जागृत अवस्था में। हमारे एक और मित्र हैं, गुनगुनाते हैं, मीठी शहद कानों तक पहुंचा देते हैं, शरीर जागृत हो जाती है, लेकिन वही रहती है, आगे नहीं बढ़ती। हम सब सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से जो अर्जित होना चाहिए, जो लाभ, उस लाभ को आज तक हम लोग प्राप्त नहीं कर सके, उसको मोनेटाइज नहीं कर सके रवि सर की भाषा में। तो उसके बाद विश्वास करें आप शक्ति संपन्न, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि यही है अपने आप को जानना। जितने लोगों ने बताया, किसी ने नहीं बताया सर की कमजोरी क्या है। हो ही नहीं सकता सर के अंदर कोई कमी ना हो, कोई कमजोरी ना हो, कोई बुराई ना हो, या आलोचना अलग चीज होती है, सच्चाई अलग चीज होती है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप किसी को क्रिटिसाइज कीजिए, आप परिचित कराइए, उनको जानकारी दीजिए कि भाई ये गलती आपसे हो रही है। मिस ने अभी थोड़ी देर पहले कहा दयालु, मतलब काइंड इन योर अप्रोच। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर जो होता है वो बहुत क्रूर होता है, जबकि सबसे ज्यादा मीठा बोलता है। इतना मीठा बोलता है कि पेशेंट जो है प्रसन्न हो जाता है और ले जाकर हलाल करता है।
अगर हलाल न करे तो उसके अंदर का जो रोग है वो दूर नहीं होगा, तो वो शक्तिशाली है। अगर उसकी डिसिप्लिन निकाल लीजिए तो ऐसा बिखराव वहां आपको मिलेगा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, सबके हाथ में शक्ति है और कहीं भी किसी की तरफ घूमेगी तो विनाश ही करेगी। तो आपके अंदर की शक्ति जो है अगर वो नियंत्रित है तो आप शक्ति संपन्न है, अगर वो अनियंत्रित है तो आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया हो जाएगा। एक जोकर पूरे देश को ले जाकर के ऐसी जगह खड़ा कर देगा कि लोग न बोल पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं। तो शक्ति संपन्न होना, उस शक्ति का सही तरह से उपयोग करना आगे बताएंगे, स्वयं को जानो। अब यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, आप क्या नहीं कर सकते? कोई बताएगा आप क्या नहीं कर सकते? हाँ मिस, बहुत सारे आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। और कोई? एनीबडी एल्स प्लीज स्पीक। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इसका अर्थ नहीं होगा। मैं सुबह को उठ नहीं सकती, बहुत बढ़िया मिस। और कोई? सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। हाँ मिस, अरे खाना नहीं बना सकती, चलो ठीक है, ये खाना नहीं बना सकती। और कोई? मैं ज्यादा खाना खा नहीं सकती। क्या बात है, वजन घटाना है। नहीं, खाया ही नहीं जाता। एनीवे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, इस प्रश्न का उत्तर बहुत खूबसूरत है। एक साधु था, चौराहे पर खड़ा था, जितने लोग वहां से जा रहे थे सबसे पकड़ कर, जैसे होता आजकल के जो माइक पकड़ करके जो क्या कहते हैं सर, पत्रकार, युद्ध चल रहा है, गोली लगी, आपको कैसा लग रहा है? वो भी ऐसे पूछ रहा था, सबसे पूछ रहा था आप क्या नहीं कर सकते। कोई कह रहा है मैं खाना नहीं खा सकता, जो भी। अंत में एक आदमी आया, उसने बोला मैं क्या नहीं कर सकता, गले लगा लिया, बोला यही तो मुझे सुनना था। आप क्या नहीं कर सकते, 100 चीजें आप बताएंगे, लेकिन उसने उस बात को समझा, उस मर्म को समझा, उस प्रश्न के पीछे छुपे हुए उत्तर को समझा। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, शक्ति संपन्न हूं। इतनी ऊर्जा आपके अंदर है, उस ऊर्जा का जरा सा भी आप उपयोग करते तो आप कहते हैं चमत्कार हो गया। एक बच्चा, मैं अपने स्कूल के एक ट्रिप के साथ गया था, हम लोग गए थे, कुतुब मीनार के नीचे खड़े थे। एक बच्चा बोला सर कैसे बना होगा, ये तो भगवान ही बना सकता। बोला सर इतना बड़ा बड़ा पत्थर बिना क्रेन के ऊपर गया कैसे? मैंने कहा सही है, हमारे पूर्वजों की कला लुप्त हो गई और आज उसी कला को हम क्या कहते हैं, चमत्कार, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो हमारी कला है, हमने उसको छोड़ दिया है। हम वेस्टर्न कल्चर को आज भी बड़े बिना सोचे समझे उसको अपनाते जा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो आर्किटेक्चर था, हमारा जो आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट जो कुछ था, वो लुप्त होता जा रहा है और बहुत ही योजनाबद्ध विदेशी हमारे संस्कार को, सभ्यता को, आचार विचार व्यवहार को खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए हम अपनी ऊर्जा का व्यय गलत जगह करते हैं। हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग जहां करना चाहिए वहां नहीं। हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, एकता कपूर का जय हो, एक आदमी 5 शादियां कर लेता है और फिर भी जिंदा रहता है, ये बड़ी बात है। उसके बाद समझना और समझाना। होता क्या है कि अगर जैसे किसी से पूछ लिया जाए आपको ये पता है, हाँ हाँ मुझे पता है, और वही जो इनको पता है वही पता है दूसरे को दे देती है, और वो आदमी बेचारा भटकता रहता है। गूगल मैप पे आप जब जाते हैं तो जिसने उसको डाउनलोड किया, जो उसने डाउनलोड किया है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। रात को आप किसी जंगल में खड़े हैं और आप कह रहे हैं गूगल मुझे यहां ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि ये समझना और समझाना, किससे आप समझ रहे हैं, कौन आपको समझा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी। थोड़ी देर पहले बावले मिस ने कहा कि व्हाट्सएप अवे फ्रॉम न्यूज। टीवी चैनल पे एक चैनल ऐसा है पूरा दिन रात सिर्फ युद्ध की बात करता है, दिन रात। ऐसा मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ युद्ध ही हो रहा है, दूसरा कुछ बचा ही नहीं।
अवे फ्रॉम फेक न्यूज। ऊर्जा का व्यय मत कीजिए, सही चीज को समझिए, किससे समझ रहे हैं। उसके बाद मैं क्या नहीं कर सकते आपने देखा। अब इसके बाद आपके अंदर के जो गुण हैं, आपको कर्मठ होना चाहिए। ये शब्द बड़ा खूबसूरत है। कर्मठ का मतलब है मिस सुबह उठ जाइए, खाना बनाना सीख लीजिए और आप आत्मनिर्भर बनिए। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो आप पर कोई राज नहीं कर सकता। निर्णय लेने की क्षमता ये जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य है। आज अगर हम सब यहाँ पर हैं तो हमारे निर्णय की बदौलत है। हमने निर्णय लिया, हम यहाँ हैं। यहाँ रह करके यदि हम कृप करते हैं तो हमारे निर्णय का नतीजा है, हमें किसी और को दोष देने का अधिकार है ही नहीं। ये सोचना और ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है। पूरा जीवन आपके निर्णय पर चल रहा है। ये आरोप दूसरे पर क्यों लगा रहे हो? दीवारें गलत नहीं है, दीवारों को आपने चुना है। तो निर्णय लेने की क्षमता यदि आप में नहीं है तो जीवन भर आप अपने ही गलत निर्णय के शिकार हैं, आरोप किसी और पर लगाते हैं। उसके बाद है व्यवस्था। व्यवस्था हम बनाते हैं। अभी सबने कहा लाइब्रेरी ये हो गया, लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी ऐसा हो गया, सब कुछ उस व्यवस्था का व्यवस्थापन करने में इनका योगदान है, लेकिन उसमें आपका भी योगदान है। ये कितना भी कर लें अकेले, यदि आप इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये व्यवस्था चलेगी ही नहीं। व्यवस्था, सुव्यवस्था, कुव्यवस्था, ये तीन चीजें। ये व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं, सुव्यवस्था है। बच्चे आएंगे, अगर नहीं ठीक से उसका पालन करेंगे तो कुव्यवस्था हो जाएगी। तो कहीं न कहीं व्यवस्था आप अपना निश्चित तौर से बनाते हैं, लेकिन उसका पालन अगर ढंग से हो तो सुव्यवस्था में ही परिवर्तित होगा। उसके बाद है प्रशासकीय क्षमता। देखिए, जीवन में थोड़ी देर पहले मिस ने कहा कि हर क्लास में सरपंच होना चाहिए, और सरपंच व्यवस्था जो है ये हमारी प्राचीन सभ्यता का एक हिस्सा है। हमारे गांव से उठ करके विदेश तक गया और विदेशियों ने उसका नाम बदल करके फिर से लौटा दिया। टैग लगा के भेज देते हैं हमारे पास। हमारे यहाँ 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ाया करते थे, मेड इन इटली। तो मेड इन इटली जो पाठ था, उस पाठ में उस समय विदेशी चीजों की बड़ी जबरदस्त धूम मची हुई थी। सब लोग दिखाते थे इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड। मतलब ये इतना बड़ा उस समय फैशन था। मुझे खूब याद है कि घड़ियां, जूते, चप्पल, कपड़े सब बताते थे ये जर्मनी से आया। तो ये स्थिति थी। तो एक प्रोफेसर जो है विदेश यात्रा पर जाता है और उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पड़ोस में एक महिला गई थी जर्मनी, इटली, तो आप वहां जा रहे तो वहां से मेरे लिए एक ऐसा पर्स लाना जिसको मैं दिखा के कहूं कि देखो तुमसे बेहतर है। तो बेचारे जाते, ढूंढ लाए, बहुत ढूंढते, और जहां जाते देखते सारे भारतीय लेदर का कारोबार कर रहे, उधर लिखा है मेड इन इंडिया। और थक जाते, उससे कहते भैया इसको काट, और इधर एक नया स्ट्रिप लगा मेड इन इटली, और वो लेकर के आते, अपनी पत्नी को देते। उनकी पत्नी बहुत खुश होती है, अपनी पड़ोसन के पास जाती है और कहती है देखो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बैग मैंने लाई है, ये है मेड इन इटली। यहां से बनकर के विदेश, पूरा आगरा एक्सपोर्ट क्वालिटी के शूज बनाता है। सब वहां से जाता है यूरोप, वहां से लौट करके आता है, हम उसी खरीदते, कहते मेड इन यूरोप या यूके। तो यहाँ पर प्रशासकीय क्षमता जो है, आपको जहां पर कार्य करने का अवसर मिला है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो इफेक्टिव है, इफिशिएंट है, तो आपका काम आधा आसान हो जाता है। और जो भी उस जगह पर बैठा है, अगर उस चीज को ढंग से करे तो काम करने का जो तरीका है और काम करने का जो अनुभव है, उस पर सीधे असर पड़ता है। और आपके खुद के, अगर आप किसी पद पर बैठे हैं, आप किसी डिसीजन मेकिंग जगह पर बैठे हैं, तो ये क्षमता आपके काम आती है। और सबसे जो इसका व्यक्तिगत संबंध शक्ति, यही एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर निश्चित तौर से होनी चाहिए। यदि आपके पास संबंधों को बनाना, उसको संभालना, उसको आगे बढ़ाना,
और उसको जीवित रखना, ये चीजें आपको आती हैं तो आप अंधेरे में भी रोशनी पा जाएंगे। दुख में भी आपको कोई न कोई एक पथ प्रदर्शक मिल जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। लास्ट में वाक्पटुता। इंदिरा गांधी का फोटो लगा हुआ है। बोला कब, कितना, क्या चाहिए, तोल मोल कर बोल। और एक हम लोग जो सिखाते थे, सुनो, गुनो, तब धुनो। पहले किसी को सुनिए, फिर उस पर चिंतन कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। आजकल क्या होता है, ना हम सुनते हैं, ना हम गुनते हैं, सिर्फ धुनते हैं। और जब हम धुनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी ऊर्जा का, अपने संबंधों का तिलांजलि दे देते हैं। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। काम बिगाड़ो आपने, जग में हो सब। इसलिए जिस जगह पर हम सब बैठे हैं, हम सब अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। अगर हमारे अंदर वाक्पटुता नहीं है तो हम अपने शब्दों के जाल में खुद ही छटपटाते दिखाई देते हैं। आगे चलिए सर, आगे है अब आपको जो करना चाहिए। वाणी की मधुरता, कितना भी आग बबूला आपके सामने कोई आए और आप सिर्फ आइए बैठिए पानी पीजिए, 50% आपने उसकी आग को डिफ्यूज कर दिया। उसके गुस्से को जो है, ये मधुर वाणी जो है बहुत बड़ी औषधि है। आप देखिए जितने संत महात्मा हैं, संतों की सबसे बड़ी खूबी होती है शब्दों की मधुरता। ज्ञान वो भी वही दे रहे हैं जो आप जानते हैं, लेकिन उनके बोली में जो शहद है, जो मिठास है, वो दिल को छू जाती है। और इसीलिए हम मुरीद हो जाते हैं उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और प्रसन्न होकर के चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने मिठास हमारे जीवन में घोल दी। आगे देखिए, तीखी आलोचना करने से बचिए। ये मेरे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है। सत्य जो है ना, सबका अपना अपना होता है और हमें सबके सत्य का सम्मान करना चाहिए। आलोचना मत कीजिए, आप उसको कहीं न कहीं इस तरह से प्रस्तुत कीजिए कि सामने वाला समझे भी, महसूस भी करे और वह करेक्टिव मेजर ले, वह अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो सच्चाई भी है जो आलोचना में परिवर्तित हो जाती है। व्यंग अलग होता है, व्यंग में एक धार होती है, कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की और उसे समझाने की क्षमता होती है। आलोचना जो है वो कहीं न कहीं व्यक्तिगत हो जाता है और व्यक्तिगत जो है किसी न किसी को चुभता है, और अगर किसी को चुभेगा उसका दर्द जो है बाहर आएगा तो कष्ट तो आप तक पहुंचाएगा ही। उसके बाद ये चापलूसी, ये तो बड़ा खूबसूरत है। चापलूसी और प्रशंसा का फर्क समझिए। चापलूसी और प्रशंसा, इसके बीच में बहुत हल्की सी रेखा है, जिसको आप सिल्वर लाइनिंग करते हैं। अंग्रेजी तो मुझे कम आती है, तो वो बहुत हल्की सी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चापलूसी इस कदर हम करने लगते हैं कि हमारा अपना खुद का मान सम्मान समाप्त हो जाता है। तब वो मुंबई की भाषा में क्या चमचा कहते हैं ना, चमचा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, लेकिन अप्रिशिएट की जो भाषा है, प्रशंसा की जो भाषा है, वो नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को निश्चित तौर से लगे कि मैंने जो किया वो अप्रिशिएट किया। मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, जबरदस्ती की तारीफ नहीं है। और जबरदस्ती की तारीफ जो है ना, बहुत लोगों को नाराज कर देती है। अगर मैं अभी अनिकेत सर की बहुत तारीफ करूं या इनकी बहुत तारीफ करूं तो बगल में बैठी इनकी जो कलीग है बोलेंगे, अच्छा मैंने काम नहीं किया था क्या? मैंने भी किया। तो तारीफ और प्रशंसा और चापलूसी ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। और जब हम समूह में होते हैं तो समूह में निश्चित तौर से जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन किसी को ये न लगे कि ये निश्चित तौर से बार बार इन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं। और अक्सर जब हम स्टाफ में बैठे रहते हैं तो हम लोग ये काम तक हमारे भी बात आती है
इनकी आलोचना क्यों ज्यादा हो रही है, इनकी प्रशंसा क्यों ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें भी जो है कहीं न कहीं एक संयमित होना चाहिए। दिखावे की मिठास चापलूसी एक जैसा ही है, बात बात में कस्में खाना। मुझे खुद याद है बचपन में लोग ऐसे गला पकड़ कर गॉड प्रॉमिस तो ऐसे ही लेते हैं बच्चे। अगर नहीं, मुझे खूब याद है वो मराठी में आईची शपथ, आईची शपथ भी खरं सांगतो। और वो जरूर झूठ बोलेगा। हाँ, तो मुझे तब नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है कि ये जो बार बार मतलब अपने आप को साबित करने के लिए, हमें कभी भी अपने आप को साबित करने की आवश्यकता न पड़े, ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसी जरूरत ही न पड़े कि मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं हूं, जबकि मैं हूं ये पता ही नहीं। संयम, जिसके अंदर संयम है ना, वह निश्चित तौर से अपने जीवन में वो चीजें पा जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धैर्य जो है ना, वो धीरे धीरे चलता है। धैर्य जो है धीरे धीरे आपके नजदीक आता है, और जिसके पास आ जाता है वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं दौड़ता है, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए दौड़ता है। क्योंकि फाइनेंस में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। लाइफ इटसेल्फ इज लाइक अ फाइनेंस। आपका जीवन जो है ना, वह भी किसी अर्थशास्त्र से कम नहीं है। यदि आपने उसको उस पर्सपेक्ट में देखा तो आप समझ लीजिए छोटी चीज को पाने के लिए बड़ी चीजें छूट जाती हैं, और उस बड़ी चीज को पाने के लिए जीवन में धैर्य बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बहुत जल्दी ओकल हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हम छोटी सी चीज से बहुत जल्दी एग्रीवेट हो जाते हैं, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है। शांति से बैठिए, सोचिए, देखिए, परखिए, तब कदम आगे उठाइए। बहुत सारी चीजें हैं जो धैर्य से जुड़ी हुई है, संयम से जुड़ी हुई है। और आप देखिए पूरे रामायण में, आप देखिए राम और लक्ष्मण दो चरित्र हैं। राम का संयम देखिए, और बात बात में तीर उठाना, मारने की बात करना, क्रोध दिखाना, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। जो सचमुच में स्तंभ से जुड़ा है, अंदर से जुड़ा है, अपने पिंड से जुड़ा है, उसमें ही शक्ति होती है। धैर्य भी याद रखिएगा, धैर्य किसके पास है? शक्तिशाली के पास होता है। कमजोर पेड़ जो है बड़ी जल्दी हिलता है, हवा चली पेड़ हिला। बरगद का बड़ा पेड़ देखिए 1000 साल पुराना है, इतनी जड़ें हैं कि उसका शरीर हिलता ही नहीं है, मतलब लगता ही नहीं तेज आंधी आ रही, उसके नीचे खड़े जाओ आप भी संतुष्ट हो। शक्ति जो है उसी की भक्ति भी होती है। बिना शक्ति के भक्ति हो ही नहीं सकती। दिखावटी चीजें, बनावटी चीजें ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। संयमितता का आधार क्या है? आपके अंदर संयम है, धैर्य है, उसका आधार क्या है? एक तो ज्ञान होगा, एक तो शक्ति होगी, एक तो आपके अंदर की ऊर्जा, जिस ऊर्जा को आपने पाया है, उसको गेन किया है। माता पिता की वो हेरिडिटरी नहीं है कि मेरे पिता भी महान क्रिकेटर थे तो मैं भी महान क्रिकेटर बन जाऊं, अमिताभ बच्चन बड़े नायक है तो मैं भी बड़ा नायक बन जाऊं। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है जो माता पिता की लेगेसी को लोग आगे बढ़ा पाते हैं। और अगर आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से उनके अंदर संयमितता होती है, संयम के साथ कार्य करते हैं, उस पर वो विचार करते हैं, उसके ऊपर चलने के पहले, निर्णय लेने के पहले खुद को भी परख लेते हैं। आप देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत लेट इनिंग शुरू किए, तत्काल नहीं शुरू हुआ। 50 साल की उम्र में एक एंगल ने एंट्री किया था, 50 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होने लगते। तो ये कहीं न कहीं आपको अपने आप को भी देखना चाहिए कि कब क्या कैसे करना है। इतना हाइपर मत जाओ, मत बनो कि 25 साल की उम्र में आपको सब कुछ मिल जाए, तो 35 साल की उम्र में कहीं सुसाइड करके मरे पड़े रहे। क्योंकि जो चीज जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी भाग भी जाती है। मैं आपको बता दूं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जब अलग हुए थे तो अनिल अंबानी वाज मच मोर रिचर देन मुकेश अंबानी। आज कहां है? धैर्य नहीं था, उसी का नतीजा देखिए, 1,25,000 करोड़ का डेप्ट।
देश दुनिया की सारी फर्में उनको ढूंढ रही है पैसा कैसे मिले। मैं तो उस मोटे आदमी यानी मुकेश अंबानी उस मोटे आदमी को देखता हूं, बड़ी खुशी होती है। उस आदमी को मीडिया के सामने आप बहुत कम पाएंगे। उस आदमी को अनावश्यक शब्दों का उपयोग करते हुए कम पाएंगे। शैलेश टोड़ा नाम का एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, उसका एक जिक्र मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि जो शब्द कितने कम बोले जाते हैं और कैसे खूबसूरत बोले जाते हैं। वो बताया कि मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो मैं नीचे चाय पीने गया, तो मैं वापस आया तो देखा एक सज्जन मेरे सीट पर बैठे थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। मैंने कहा आपके पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने जो बताया, फिर मैंने उनसे कहा कि ये सीट आपके पिताजी की नहीं है। अगर मैं कहता तुम्हारे बाप की नहीं है तो मुझे मारता हो, लेकिन मैंने बड़े अदब के साथ, बड़े प्रेम के साथ उससे कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया, तो मैंने कहा ये सीट आपके पिताजी की नहीं है। तो ये समझिए कि कहीं न कहीं जो है ना, हमें अपनी भाषा, अपने विचार का जब संप्रेषण हम करते हैं, जब एक दूसरे से हम उसका आदान प्रदान करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है आत्मविश्वास। मुझे लगता है कि जीवन के असली सच का एक सबसे बड़ा कारण यही है, अपने ऊपर विश्वास। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे विश्वास ने मुझे धोखा दिया और मेरा कदम आगे बढ़ गया। फिर मैं लौट आया। ये अगर कहीं न कहीं आपके साथ है और आपने इसको परखा है और आप में रिस्क लेने की क्षमता है, तो निश्चित तौर से ये चीजें जो है आपको उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जिसकी शायद आपको खुद खबर नहीं होती है कि आप वास्तव में क्या। विश्वास ही पैर को आगे बढ़ाता है। विश्वास ही आपके जीवन की दिशा और दशा बदलता है। विश्वास ही आपके निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का इतिहास लिखता है। विश्वास है यानी आपके अंदर आस है, उम्मीद है, और अगर वो है तो सब कुछ है। मरते हुए आदमी को अगर विश्वास है तो उसकी जो सांसें हैं वो भी खिंच जाती हैं, उसकी उम्र बढ़ जाती है, सिर्फ विश्वास की डोर के सहारे। आगे है मैं विश्व का प्रथम व्यक्ति बनूंगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, याद रखिएगा। ये कोई बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा गया है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है। पहला कदम, पहली सीढ़ी आपका पैर जब रखता है तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आदमी जो है ऊंचाई तक पहुंच ही जाता है। लेकिन पहला कदम कब कैसे शुरू करना है ये आपका विश्वास निश्चित करता है। जिस दिन विश्वास से लबरेज आप हो जाते हैं उस दिन कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने बहुत लोगों को कम बैक करते देखा। अमिताभ बच्चन का मैं अक्सर जिक्र करता हूं क्योंकि मैंने बचपन से उनको फॉलो किया। मैंने बहुत नजदीक से देखा है एक दरिद्र अमिताभ बच्चन को, जिसके घर में जाकर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर गाली देता है, अपमानित करता है, और उस बात को जब उन्होंने सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में कहा तो सुन करके मुझे पसीना छूट गया कि इतनी बड़ी महान व्यक्ति के घर में एक अदना सा डायरेक्टर चला जाता है और उनको गालियां देता है, और वहां से निकल करके पैदल जाते हैं सारे डायरेक्टर के पास और कहते हैं कि यार मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो, जिसके यहाँ लाइन लगी थी। लेकिन फिर से देखिए, अमिताभ बच्चन के बनने में बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। उनकी अपब्रिंगिंग, आसपास का वातावरण, लोगों का आना जाना, लोगों के विचार, लोगों की बातें, और सब मिलकर के उनकी जो संयम और आत्मविश्वास की जो क्षमता थी इतनी ज्यादा थी कि उस आदमी ने हार नहीं माना। और आज फिर आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, किस ऊंचाई पर वह व्यक्ति बैठा है और क्या नहीं है उसके पास। कौन सी ऐसी चीज है जो उसके घर के दरवाजे से होके नहीं गुजरती। जब आप शक्तिशाली हो जाते हैं और आपका विश्वास आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है तो आप वो हर चीज पाते हैं जो आप चाहते हैं। तो आगे बढ़िए सर जी, तभी सवेरा।
जिनकी शक्तियां जाग जाती हैं वो एक नया इतिहास लिखते हैं। किसी ने सोचा था पतंजलि नाम से रामदेव बाबा इस स्थिति में आएंगे तो रुचि सोआ खरीद लेंगे। किसी ने सोचा था कि योग को इतना बड़ा टूल बना करके, इतना बड़ा हथियार बना करके, इतने लार्ज स्केल पे एक आदमी बैठ करके योग को बेच दे रहा है। जो योग हमारे घरों में था उसको बताया कि आप अस्वस्थ हो, योग करो और दवाई मुझसे लो। भाई आप योग करा रहे हो तो रोग कहां से आ गया? लेकिन बेच क्या रहे हैं? वो सारी चीजें बेच रहे जो आपके घरों में थी। वही चीजें उन्होंने इस तरह से उसको डेकोरेट कर दिया कि हमें लगा यार ये चीज तो हमको बहुत जरूरी है और हम जाके वही खरीदे। तो आप बाबा रामदेव से सीखिए। उन्होंने अपनी शक्ति जगाई, दुनिया की शक्ति अपने पास लाई और फिर से आपकी शक्ति लेकर के धनी बन गए, शक्तिशाली बन गए। आगे नए युग का नया नारा, नए युग का नया नारा, मुझसे बड़ा कोई नहीं और मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, अतिशोक्ति नहीं। उसके लिए काम कीजिए। 1000 पुस्तक अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जिस पर मैंने बहुत पढ़ा है। 1000 पुस्तक आप पढ़ लीजिए तो शब्द नदी की तरह बहते मिलेंगे। आप कभी जावेद अख्तर को सुनिए, वो कहते हैं कि मैं 3 से 4 घंटे अपने बारे में नहीं, अपनी रचना के बारे में नहीं, दूसरे की रचना के बारे में बोल सकता हूं। कोई चीज ऐसे थोड़ी मिल जाता है। 45 साल की उम्र में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज इतना बड़ा बंगला का मालिक, उनका वायरल हो रहा है बंगला। मुझे खूब याद है कि वो सरफरोश में मार खा रहे हैं, पानी लाल से गिर रहा है और उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। आज देखिए, जिद नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं टूटा, धैर्य कायम रहा, सफलता सामने। सफलता यूं थोड़ी आती है। तो नए युग का नारा है, तब तक लड़ो जब तक जीत न जाओ। ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। ये सिर्फ नारे नहीं है, टेस्टेड है, 24 कैरेट है, बशर्ते आप उसका उपयोग करना जानते हैं। अपने को पहचानो। सदियां लग जाती खुद से खुद को मिलाने, सदियां लग जाती खुद से खुद मिलाने में। दूसरों को पहचानना बड़ा आसान है। रवि सर के बारे में आपने इतना कह दिया, कभी आप अपने बारे में पेन डाउन करो, 10 अच्छाई 10 बुराई, और उसके बाद उसको क्रॉस चेक करो तो आपको पता चलेगा आप अपने आप को कितना जानते हैं। सबको लगता है नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। आई का मतलब है यू डोंट नो एनीथिंग। जो ये कहता मैं सब जानता हूं, या तो खुद मूर्ख है या तो दूसरे को मूर्ख बना रहा है। कभी बैठिए आईने के सामने नहीं, खुद के सामने। या प्लीज। तो ये आप समझिए, आगे चलिए। लक्ष्य और आप, एक मिनट पहले जाना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम जहां हैं उसका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले साधनों का रोना न रो। ये जो देख रहे हैं एकलव्य, साधन विहीन जंगल में बिना गुरु की मूर्ति बनाकर यदि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो ये कृप करना, मुझे नहीं लगता है कि बिना साधन की जिंदगी नहीं चलती है। आपने लॉकडाउन में देखा, मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम अवेलेबिलिटी में आपने मैक्सिमम काम किया। उसके बाद लक्ष्य क्या है ये निश्चित करना बहुत जरूरी है। ईश्वर भी बिना लक्ष्य के अवतार नहीं लेते। कभी आपने सोचा अपने आप के बारे में कि मेरा लक्ष्य क्या है, या मेरी तरह बाय डिफॉल्ट आप टीचिंग में आ गए? कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो भटक जाता है या शिफ्ट हो जाता है, हम किसी और जगह पहुंच जाते हैं। हम जिस जगह पहुंचते हैं वहां पहुंचने के बाद यदि हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला है, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, क्या उस जगह को आप अपने अनुरूप बना पाते हैं, अपने योग्य बना पाते हैं, या अपनी योग्यता को वहां पर कितना विकसित कर पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उसके बाद लक्ष्य का ज्ञान कैसे हो? देखिए, यहाँ पे इस बावले भी हैं, काउंसलिंग करती है।
10वीं 12वीं तक बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता है। नहीं तो हरिहरन जैसा आईआईटी करने के बाद वो आज पद्मश्री हरिहरन गीतकार गजलकार न होता, क्योंकि लक्ष्य क्या है इसका निर्णय बहुत देर के बाद या बहुत मुश्किल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मिलिट्री में 18 साल या 19 साल में ही आपको जो है आर्मी में ले लिया जाता है, नेवी में ले लिया जाता है, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं होता। आपको ऐसे मोल्ड कर देते हैं कि आप यस सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, मतलब उनकी अपनी सोच जो है वो अपने ढंग से चलाते हैं। इसलिए वहां पर जो है आपका जरा भी लक्ष्य भटका तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। और जो सिविलियन होते हैं उनका लक्ष्य मुझे लगता है मिस मुस्कुरा रहे रोज भटकता रहता है। तो क्योंकि यहाँ आर्मी नेवी वाले काफी हैं, जो मैंने जाना है, जो समझा है, मेरा अपना जो अनुभव है, इसीलिए कम से कम उम्र में उनको अपने साथ जोड़ लिया जाता है और अपने जरूरत के अनुरूप उनको मोल्ड किया जाता है, उनको निर्मित किया जाता है और उसी पर वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य कोई और निर्धारित करता है, वो अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करते। तो यहाँ पर जब आप इस तरह की दुनिया में है तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, थोपे गए कार्य लक्ष्य नहीं होते। हमारे स्कूल के 2 टॉपर थे, संघवी अभिषेक और एक उनका भाई था, तो आयुष संघवी, सबको याद है। एक बार उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई, वो डायमंड वाले हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था उनके बच्चे इतना लंबे समय तक पढ़े और उसके बाद नौकरी करें फिर कमाए। उनको लग रहा था कि इस उम्र में तो 2-3 करोड़ का मेरा बेटा मालिक हो जाता। सर कहाँ भटक रहे हैं। जब उनका बेटा अमेरिका जाके आया वापस, जो भी वो कर रहा है, MBA करने के बाद अमेरिका जाकर के वापस बच्चा आया, तो मेरी मुलाकात, अभी उसकी शादी हुई 6 महीना साल भर पहले, तो उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा अब भी आप असंतुष्ट हैं? बोले नहीं सर, अब तो मैं संतुष्ट हूँ। मैंने कहा आपका डायमंड मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से सफर कर रहा है बहुत सारी चीजों का, लेकिन उसका जो नॉलेज का मार्केट है वो ऐसे इंटैक्ट है और बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर वो बैठा हुआ है। बोले नहीं सर, बहुत अच्छा हुआ। तो ये अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था, सच अलग अलग होता है। जो मेरा सच है आपका नहीं होगा, और जो आपका सच है मेरा सच नहीं होगा। और हर व्यक्ति की जो है अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जिसे अपना लक्ष्य पहले समझ में आ जाता है वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है, और जिसे नहीं समझ में आता है तो बेचारा अनिल अंबानी बन जाता है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है अभी तक वो समझ नहीं पाया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोपे गए कार्य, कोई भी काम जो आप पर जबरदस्ती लाद दिया गया, चाहे वो व्यापार हो, चाहे परिवार का कार्य हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, जो माता पिता निश्चित किए हैं, वो निश्चित तौर से उसमें आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपके अंदर ऊर्जा है और जिस चीज के लिए आप बने। महर्षि अरविंद का संदेश, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति की भाषा को समझो, प्रकृति को अडॉप्ट करो। प्रकृति का मतलब सिर्फ वो नेचर नहीं, हमारे अंदर भी एक प्रकृति है, हमारा भी अपना एक नेचर है, हमारी भी अपनी एक भाषा है, शरीर की भाषा है, मन की भाषा है, विचारों की भाषा है, ख्याल, हमारे सपने जो है उन सबकी अपनी एक भाषा है। उसको यदि हम समझ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा आचरण जो है, हमारा व्यवहार जो है, हमारा कार्य करने का तरीका जो है, दूसरों के प्रति हमारी जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है, सब बदल जाए। मैं पूरे दिन भर अगर यहां बैठ करके सिर्फ यही कहूं कि रवि सर ने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया और चला जाऊं, तो सिर्फ मैं आलोचना कर रहा हूं। कहने के पहले करके दिखाऊं और बताऊं कि ये क्यों ऐसा अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आलस्य का, सफलता का मूल मंत्र ये आप सबको पता है, लेकिन हम करते कितना है। यहां पर एक पत्थर है, उसको एक मूर्तिकार ने तराशा तो भगवान बन गया, था तो पत्थर, सही के हाथ में लगा तो भगवान बन गया, नहीं तो पैर के नीचे दबा पत्थर होता। अब वो कहीं जाकर के मंदिर में पूजा के योग्य बन जाएगा। तो आपके अंदर भी वो पत्थर है, अपने पत्थर को मूर्ति बनाइए या सही मूर्तिकार के पास पहुंच जाइए, आपकी भी पूजा होगी। अन्यथा किसी पैर के नीचे दबे कुचले आप भी अपमानित होते रहेंगे। एकाग्रता ये
एकाग्रता भी आवश्यक है कर्म में। होता क्या है कि मल्टीटास्किंग, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, बड़े कार्य के लिए बड़े एकाग्रता और धैर्य की आवश्यकता होती है। साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत नजदीक से देखता हूँ। मेरी और पंकज सर की बात हो रही थी, पता नहीं शायद इनकी या पता कोई तो था, बैट को टक टक करके बता दे जो आदमी, ये बैट किसका है, ये है एकाग्रता। कि बैट का जो स्ट्रोक है, बैट के आवाज जो आती है, उसको ठकठका करके जो आदमी बता सकता है कि बैट किसका होगा, ये है एकाग्रता। कि बैट की आवाज, बैट पे कहां पर बॉल लग रहा है, बैट किस तरह का स्ट्रोक मार रहा है, इतनी बारीकी से जिस चीज को आप पकड़ सकते हैं, वो है आपकी एकाग्रता। और जो उस एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, वो चाहे जहां हो। मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। एक डॉक्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर गया न्यूरोलॉजिस्ट के, डॉक्टर को बड़ा प्रॉब्लम था, उनका सर का कुछ प्रॉब्लम था। वो बहुत ढूंढे सब, कोई न कोई डॉक्टर को डॉक्टर बेवकूफ बना रहे थे। तो एक डॉक्टर बहुत समझदार थे, तो उन्होंने एक बहुत पुराने डॉक्टर के पास जाकर के अपना विजिटिंग कार्ड दिया। तो उन्होंने देखा, डॉक्टर ने बुलाया, 1 घंटे तक बात किया और 20-25 रुपए की दवाई दे दी। बोला कि आप जाइए, खाइए, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं। ये आपके बैठने के तरीके से उत्पन्न परेशानी। और उसी चीज के लिए वो 2 बार सीटी स्कैन करा चुके थे, MRI करा चुके थे, दुनिया भर का दवा खा चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। बोले ओल्ड स्कूल, न्यू स्कूल। ओल्ड स्कूल में लोग केस हिस्ट्री लिखते हैं, न्यू स्कूल में गो एंड टेस्ट इट। हमारे एक टीचर आए थे, गो एंड गूगल इट। वो क्लास में जाते थे और बच्चे कोई क्वेश्चन करते थे, कोई बोलते थे गो एंड गूगल इट। तो आज की जो पीढ़ी है, वो सब चीज आउटसोर्सिंग करती है, वो खुद का अपना होमवर्क नहीं करती। इसीलिए समस्या बढ़ रही है। जब हम चीजों को समझें, उस पर ध्यान दें, उसका परीक्षण करें, उस पर सोचें, तो निश्चित तौर से चीजें आसान होंगी और हमारा अप्रोच भी जो है बहुत आसान और बहुत कारगर हो जाएगा। कर्म में तन्मयता, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लीन हो जाइए। सोचो एक सफल दूसरा असफल क्यों, इस पर निश्चित सज्जन को देखिए और कभी मौका मिले तो इनको सुनिए, क्या तन्मयता है। सर अभी क्या शुद्ध है, बहुत अच्छा हुआ। इनके मित्र ने शिव तांडव स्त्रोत का हाँ, शिव तांडव हिंदी स्त्रोत बहुत अच्छे से अनुवाद बोला। किया है हाँ, महाशिवरात्रि के दिन। थैंक यू। बहुत सुंदर है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस आदमी को जब आप सुनते हैं, ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कलमकार जयशंकर प्रसाद की कामायनी का एक पूरा हिस्सा ही पढ़ डालते बिना देखे, लंबा। ये तन्मयता है। जिस चीज को आप, अभी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे, मुझे खुद याद है, हम लोग के जमाने में जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तो प्रोफेसर जो बुक लेकर के आता था, लोग उसको कहते थे कामचोर है। बिना बुक के चौक पकड़े, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, चौक पकड़ा, उन्होंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट बनाने के बाद पूरा का पूरा व्यवस्था और उस समय जो कुछ घटनाएं घट रही थी, सारा डेट वाइज उन्होंने बोल दिया। अब जाकर के आप पुस्तक पढ़िए, पुस्तक पढ़ेंगे तो वही मिलेगा। और जो हिस्ट्री है, स्टोरी टेलिंग, आप उस इतिहास को कहानी के माध्यम से कैसे अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हो, ये आर्ट थी। क्योंकि उसमें तन्मयता थी, सुनना, समझना और फिर बोलना। उसके बाद सोचो एक सफल दूसरा असफल, क्योंकि निश्चित तौर से सबको इस पर काम करना चाहिए। मेरा कलीग अगर बहुत अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। मैं होना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपना ही रोना रोता रहता हूं। मेरे अंदर ये कमी, मेरा ये प्रॉब्लम है, और वहां पर फिर हमारा विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचता है। हमें ये विश्वास होना चाहिए उससे भी अच्छा बन करके दिखाऊंगा, नहीं तो कम से कम उतना तो हो ही जाएगा। अपनी रुचि की तरफ बढ़ो। जीवन में सुखी रहना है तो आपके अंदर एक हॉबी का होना बहुत जरूरी है। जितने महान लोगों को मैंने देखा, बहुत अच्छे कुक थे,
क्योंकि किचन जो होता है सबसे बढ़िया होता है स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि वहां पे अगर ध्यान गया तो पता चला कि आपका खाना बिगड़ गया, तो आपको लौटा लाता है एक जगह पर, ध्यान केंद्रित करा देता है। इसीलिए जो भी आपके अंदर रुचि है उसको लेकर के आगे बढ़िए। अकर्मण्यता की आदत छोड़िए, आलस्य और अकर्मण्यता। काम करना है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होगी, बहुत करोगे कब। तो अभी का अभी, कल पर मत छोड़ो। कल पर छोड़ा तो काल है, काल के गाल में समा जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो काल के गाल में मत जाओ, समय के साथ चलो का इंतजार। मैं अगर होता ना प्रधानमंत्री, कसम से कहता हूं बहुत सारी चीजें बदल देता, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए काम भी तो करना पड़े। ऊंचे पद की कल्पना करने के पहले ऊंचा कद बनाओ कि पद चल करके पास आ। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पद एक है, चाहने वाले 500 हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा है। हाँ? भारत में तो बहुत ज्यादा है। चाय वाला आज तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देखिए मिस, ऐसा है कि एक जमाना ऐसा था कि एक 5 वर्षीय योजना में 5 प्रधानमंत्री बन गए। अगर एक नाकाबिल आ जाएगा तो उसको हटाते 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 पता चला कि 4-5 लोग बन गए, पांचों के पांचों ने साबित किया कि हम किसी काम के नहीं। तो कहीं न कहीं वहां पर भी फुल स्टॉप लग जाता है। काम का चुनाव और सावधानी। देखिए काम का चुनाव, आजकल बहुत सारे ऐसे क्लासेस चल रहे हैं काउंसलिंग, जहां पर आप जाते हैं तो उनका एक अपना पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर में आपको फिक्स कर देते हैं और उसके बाद आपको बता देते हैं आपको ये बनना है या नहीं बनना। मुझे खूब याद है कि मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी हैं, हीरोज के पीछे बहुत बड़े जानवरों के डॉक्टर की फैमिली है, जहाँ पे देश के सारे कॉर्पोरेट के जितने कुत्ते बिल्ली हैं सब जाते हैं। तो उनकी बेटी जो है वो कहीं गए हुए थे, मैं भी बाई चांस वहां पर पहुंच गया था। तो मैंने पूछा, बच्ची 12th में, मैंने पूछा, नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा क्या बनना चाहती हो। उसके पिताजी ने टोका, बोला सर डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, शी इज टू स्मॉल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू, लेट हर टेक हर ओन डिसीजन। और इतना मतलब वो जो स्टंट टोन था उनका मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैं काफी सोचा, तो जिसके यहाँ पर हम लोग मिले थे उसके बाद दोबारा फिर मैं वहां गया था किसी काम से। तो मैं उस प्रोफेसर से मैंने पूछा कि यार बड़ा विचित्र जीव था। बोला सर ही वॉज राइट, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो कल बच्चा कहेगा कि आपने कहा था, और बच्चा कहेगा तो वो कहेंगे कि आपने लिया था। बड़ा फर्क है। वो अपने मन से ले, ठीक है, आप अपने मन से उसको मत खोलिए, क्योंकि पता नहीं कल वो क्या करने वाला है। तो ये जो करियर होता है, जो आपका जो ध्येय होता है, उसमें कहीं न कहीं सबको साथ मिलकर के चुनने में सहायता करनी चाहिए। अभी जैसे 8वीं के बाद बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं या साइंस छोड़ देते हैं, ये दुविधा जो है आगे चल करके उनको बहुत तकलीफ देती है। आगे चल कर उनके पास ऑप्शंस नहीं रहते। फूलों को सजाकर सुंदर दिखाने की चेष्टा में करिए तो बड़ी विचित्र चीज। ये एक ऐसा यंत्र है, मैं तो कहूंगा टूल है, कि भूल जो है उसको लोग स्वीकार नहीं करते, और जब उन्हें कोई टोकता है तो उसको इतना खूबसूरती से सजाते हैं कि झूठ जो है अदृश्य हो जाता है, कुछ और ही सामने खड़ा हो जाता है। और आपको इस तरह से वो दिशा भूल कर देते हैं कि आप जो है किसी और चीज को ढूंढने लगते हैं, और जो मुद्दा था वो अदृश्य हो जाता है। तो भूल को जो सजा करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे संभलिए, बचिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, कालिख की कोठरी में जो भी जाएगा वो कितना भी बचाए, जब लौटेगा तो दाग तो कहीं न कहीं लगी रहेगी, आप बच नहीं सकते उससे। आप कितने भी चतुर हो, दुनिया का चतुर से चतुर व्यक्ति भी इस बुराई से बच नहीं सकता। गिनती 1 से शुरू होकर अरबों खरबों तक जाती है। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम 1। शुरू कीजिए। यदि आप शुरू करेंगे तो ही आप कहीं जाएंगे। जब शुरू ही नहीं करेंगे, एक ही नहीं लेंगे, तो शून्य पे खड़े रहेंगे। एक का होना जीवन में बहुत जरूरी है। एक जब आगे बढ़ता है तो जुड़ता है,
जितना आगे बढ़ता है उतना जुड़ता है, और जोड़ में ही शक्ति है, तोड़ में नहीं। जो अपने आप को जोड़ता जाता है। योग हमेशा बता रहे थे, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। आपके अंदर की ऊर्जा जब कम हो जाती है तो योग करिए, अंदर की ऊर्जा को जोड़िए, उसको बढ़ाइए, ये है आपका योग। कर्म की सार्थकता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। इससे बच नहीं सकते। कर्मों का फल पीछा करता है। इस ही जन्म में आपके कर्म आपके साथ भागते रहते हैं। जब मौका मिलता है छू देते हैं, और तब आप कहते मेरा तो भाग्य ही खराब था। भाग्य नहीं खराब था, वो कर्म था जो पीछा कर रहा था दंड देने के लिए या इनाम देने के लिए। जब मौका मिला उसने दे दिया। इनाम भी देगा, दंड भी देगा, क्योंकि कर्म जो है किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा हो तो अच्छा देगा, बुरा है तो बुरा देगा, देगा जरूर, जाता नहीं कहीं पर। अच्छे कर्म जो है ना, गुड डीड जिसको आप कहते हैं, वो आपका आपके साथ। मैं आपको बता दूं कि जो जज कुर्सी पर बैठ करके भ्रष्ट हो जाता है, जब उस कुर्सी से उतरता है तो उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि गलत पैसा जहां से भी आता है, जैसे भी आता है, बहुत सारी बद्दुआएं लेकर के, बहुत सारा म्लेच्छ भाव लेकर के आता है, और वो आपके साथ आपके घर में। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो। गिरधर की कुंडलियां में है कि अगर घर में पैसा ज्यादा हो जाए तो दान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने चाल को सुचाल कीजिए, अपने मान सम्मान को बचाए रखिए। इसीलिए आप देखिए पुराने जमाने में जितने रजवाड़े होते थे, अगर वो मुगल काल था तो बड़ी बड़ी मस्जिदें और धर्मशालाएं बनी, और अगर हिंदू काल था तो बड़े बड़े आपको जो है शिवालय, मंदिर और धर्मशालाएं मिली। वो क्या था? वो अपने अंदर के उस गिल्ट को कहीं न कहीं दूर करने के लिए। आपको मैं एक बात बहुत ईमानदारी से बता दूं, दान क्या है? दान है क्या? आपके पास जब कोई चीज ज्यादा होता है तब आप दान करते हैं। ज्यादा हुआ कहां से? कैसे हुआ? कैसे हुआ? दान देने लायक आप हुए कब? तो ये चीजें आप समझिए, कहीं न कहीं जो शोषण की प्रवृत्ति है वो जब ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हम लोग 12वीं में एक चैप्टर पढ़ाते थे, बड़ा खूबसूरत पाठ। मैं जब पढ़ाता था तो मेरे अंदर जो है ना, वो इमोशन से मेरे कभी कभी आंखें गीली हो जाती थी। उसकी एक लाइन थी, पसीना एक तरफ सूखता है तो पसीना एक तरफ बहता है। क्योंकि सुख और दुख ये हम लोग पढ़ाए हैं, बहुत लंबे समय तक इसको पढ़ाए। क्योंकि सुख अगर किसी को मिल रहा है तो किसी के दुख के नींव पर मिलता है, मिल ही नहीं सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दान भी अगर कोई कर रहा है, हम उसकी बड़ी तारीफ करें, बड़ा भारी दानी है। दानी हो तो करने जैसा, जो दांत तोड़ करके दे दे, अपने ऊपर का कवच निकाल करके दे दे। अरे राजा है। किसी ने मुझसे कहा सचिन तेंदुलकर दान नहीं देता, तो क्या करता है? एक बैट लेता है, उस पर अपना सिग्नेचर करता, ऑप्शन कर देता, जो मिलता दे देता। मैंने कहा कम से कम ईमानदार, वो बैट पे सिग्नेचर करता है, उसको बेचता है, वो उसकी काबिलियत है, उस काबिलियत से आपको पैसा दे रहा है, दे तो रहा है। ये कौन सी बात हो गई? हम हर चीज को, अभी एक बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है, वो रात को आकर के रॉबिन हुड बन करके आपको पैसा दे करके जाए तो किसी को तो लूटा होगा, किसी का तो उसने नुकसान किया होगा। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी। आप अपने ज्ञान के दान को ईमानदारी से दीजिए, वो जरूर आपको लौटेगा। हमारे पास जो ज्ञान है उसका भी दान नहीं करते, हम वहां भी कंजूसी कर जाते हैं। एक शिक्षक के पास सबसे बड़ा जो दान का तरीका है उसका पूरा ज्ञान। आप अपने पूरे ज्ञान को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से एंड यूजर तक पहुंचा दीजिए, तो आपसे बड़ा दानी जगत में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जी, बीती ताही विसार दे, आगे की अफसोस। जो बीत गया बीत गया। बहुत सारे अपने छूट गए इस महामारी में, बहुत सारे परिचित छूट गए इस महामारी में, बहुत लोगों का धन चला गया, लेकिन वो भूत थी। भूत में जियोगे भूत बन जाओगे। वर्तमान में जियो और आगे बढ़ो।
अपने प्रति अविश्वास भी देता है, चिंता का जन्म। ये बहुत तकलीफदायक चीज है। कल क्या होगा? युधिष्ठिर ने अपने दरवाजे पर आए एक याचक को कहा, कल आना, मैं दूंगा। भीम हंसने लगा, खूब हंसा। युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। हंस क्यों रहा है? बोला, आपको ये पता चल गया कि कल क्या होगा? ये तो मैं जानता ही नहीं था, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, कल के बारे में आज ही जान गया। हम कल की चिंता में इतने चिंतित रहते हैं कि आज हमारा जो वर्तमान है वह दुखदायी बन जाता है। इसलिए वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। होता भय न पाले। सड़क पर चल रहा है, मुझे खुद याद है, हमारी एक परिचित यहाँ पे मिसेस चौधरी हुआ करती थी, अपनी आर्ट टीचर। तो उनके बिल्डिंग में मेरा आना जाना था। तो उस बिल्डिंग में एक बड़े परिवार की एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, और उसको मैंने मेरे अभी भी संपर्क में है। एक दिन वो नीचे मुझे मिल गई, तो बोला, यहाँ क्या कर रही? बोली, सर, आई एम वेटिंग फॉर माई मेड, व्हेन शी विल कम देन आई विल क्रॉस माई रोड। आई विल क्रॉस द रोड। 12th में थी। मुझे इतनी हंसी आई। बोला, व्हाट आर यू सेइंग? यू कांट क्रॉस द रोड? बोली, सर, नो, आई कांट क्रॉस बिकॉज माई पेरेंट हैज सेड। मैं उसका हाथ पकड़ा, सामने गाड़ी खड़ी थी, उसको कहीं पार्टी में जाना था। मैं उसका हाथ पकड़ा, बोला, चल भाई, मैं तुझको क्रॉस करा देता हूँ, तेरी मेड कब आएगी, कब जाओगी? तो मुझे ये जो है ना, हमें अपने अंदर अगर विश्वास नहीं है तो अब सोचिए कि पैर जो है, खाली रोड है, मरीन ड्राइव, पार नहीं हो रहा है क्योंकि विश्वास अंदर नहीं है। इसलिए कदम आगे नहीं बढ़ रहे। थोथा भय न पाले, यही था संगीत का असर। गुनगुनाइए, गाइए। जिंदगी स्वयं एक राग है, एक स्वर है, उसको समझिए, उसके साथ बहिए, और एक आध कोई अच्छा सा जो है आदत पाल लीजिए, बाजा सुनने और बजाने का। दूसरे मजाक बनाए तो हंसिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, मजाक को लाइटली लीजिए, मजाक को जो है दिल पे मत लीजिए और दुखी मत होइए। बाधा, शिक्षा बाधा नहीं, सफलता की। ये जो है KFC, ये आप देख रहे हैं, बहुत कम पढ़ा लिखा है, दुनिया पे राज कर रहा है। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास है। लोग बोलते हैं ना, एजुकेशन से ज्यादा जरूरी पैशन है। आपका जो प्रोफेशन है उसमें पैशन होना जरूरी है। अगर पैशन सही जगह पर है तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा ही आपकी सफलता का राज है। होनहार बिरवान के हो चीखने पात। बचपन से ही बच्चे के अंदर के गुण दिखाई देने लगते हैं। सही तरह आप ले जाइए तो वही चमत्कार करते हैं। आगे है, लोग सो रहे हैं यहाँ पे। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं। 79, 73, 77 कितना सर? अमिताभ बच्चन इज अप्रॉक्सीमेटली 77। 77 साल की उम्र में सिनेमा जगत में कोई ऐसा सज्जन नहीं जो इनके अगल बगल में खड़ा। एज इज नॉट अ बैरियर। आप जिस उम्र में हैं, हर उम्र में आपके लिए हर तरह के दरवाजे खुले हैं। आप जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं जिए। 17 साल का बच्चा भी अपने आप को कमजोर महसूस करता है, 72-77 साल का आदमी भी ऊर्जावान महसूस करता है। ये स्टेट ऑफ माइंड की बात है। उसके बाद है यूज इट फॉर अनदर वर्क। परिस्थितियां ना बदल सके तो खुद को बदलें। खुद को बदलें बहुत जरूरी है। जो खुद को नहीं बदल सकता वो किसी को नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। और जिसने खुद को बदला है उसने दुनिया को बदला है। अपनी लाइफ को बदले। देखिए, अगर कभी कभी मैं सोचता हूं कि भाई जीवन आपको अपने ढंग से जीना है कि दूसरे के ढंग से जीना है। अपने ढंग से जीना है तो खुद को बदलिए। दूसरे के ढंग से जीना है तो नदी में बिना पतवार की नाव बन जाइए, जहां ले जाए चुपचाप चले जाइए तो सुख है। अगर आप वहां पर अड़ेंगे तो आप टूट जाएंगे। अड़ने के लिए क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए और काबिलियत के साथ साथ विश्वास भी चाहिए। इसीलिए अपनी लाइफ को बदले और आसमान में उड़े, जमीन पे क्यों खड़े। कल्पना जो है उसको साकार कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। शाहरुख खान नहीं है वो, अल्लू श्रीवल्ली हो। अच्छा।
उसके बाद आपका हृदय गंभीर होना चाहिए, आप थोड़ा सा गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत तो शैलो नहीं होना चाहिए कैरेक्टर आपका। वक्त के थपेड़ों से प्रभावित ना होने वाला। अगर बाद में किसी कुछ पूछना रहेगा प्लीज पूछिएगा, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन होता है अगर हम नीचे होते तो। वक्त के थपेड़ों से प्रभावित ना होने वाला, ये बहुत बड़ी चीज है। समय के साथ जो बदलता है समय उसे बदल देता है, और जो समय के साथ नहीं बदलता वो समय को बदल देता है, याद रखिएगा। और सादगी का आचरण, सिंपलिसिटी जो है ना, आपको मैं बताऊं अंग्रेजी में एक मैंने फ्रेज पढ़ा था, ब्यूटी लाइज इन सिंपलिसिटी। Simplicity is the essence of beauty. हाँ, वो भी होगा, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं लेकिन जितनी आती मैं बता दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि सुंदरता आंखों में बसती है। एक व्यक्ति को जैसलमेर का जो ड्राई इलाका है बहुत आकर्षक लगता है, एक आदमी को लगता है कहाँ चले आए। ये अपना अपना परसेप्शन होता है। और उसके बाद प्रशंसा और बुराई से ऊपर उठिए, ये सब चीजें जो है कहने के लिए है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर उठ जाते हैं तो निश्चित तौर से आपकी ऊर्जा बचेगी, काम करने की क्षमता सुधरेगी और आप आगे बढ़ेंगे। बुरी बातों का पक्षधर न होना, दूसरों के दोष देखना, न तो आप किसी की बुराई के साथ रहिए न किसी के अंदर की बुराई को देखिए। सच के साथ रहेंगे जीवन सुखी रहेगा। सबका ही चाहने वाला, स्वार्थी न होना, एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके कैरेक्टर में है, नहीं है तो कोशिश कीजिए, संयमित रहिए और मधुर भाषा का प्रयोग कीजिए। एनीवन कैन फाइंड द डर्ट इन समवन बट द वन दैट फाइंड द गुड। ये आप लोगों के लिए ढूंढ करके लगाया गया है। और आपके अंदर अच्छाइयां असीम, हर आदमी के अंदर 70%, 80%, 90%, 95% अच्छाइयां होती हैं। अच्छाइयों की एक बड़ी खूबी है तो दिखाई नहीं देती, उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, उसको जानने के लिए जानकार व्यक्ति चाहिए। लेकिन बुराई जो है ना वो सबको दिखाई देती है, क्योंकि हम ढूंढते ही बुराई है, अच्छाई तो हमने कभी ढूंढा ही नहीं। क्योंकि बीइंग ह्यूमन, भाई किसी ब्रांड का मैं वो दोस्त एक व्यक्ति होने के नाते हमारी जो कमजोरियां होती हैं वो दूसरे की बुराई ढूंढना, क्योंकि हम उसके समकक्ष नहीं है। तो कम से कम राज ठाकरे साहब की तरह जो है अमिताभ बच्चन को अपशब्द कह करके नाम तो पा ही सकते हैं। रवि सर को बुरा लगेगा लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी कभी क्या होता है कि एक बड़े व्यक्ति की आलोचना करके हम भी अपने आप को उनके समकक्ष ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सूरज के ऊपर आप कितना भी दूर फेंकिए वहां तक पहुंचती नहीं। संवाद किसी से बात करना है, इनकी बुराई करनी, इनको बुला करके इनके मुंह पे करना, मामला वही खत्म हो जाएगा। जिंदगी आपकी और उनकी दोनों जन की सुकून में रहेगी। सीधा सीधा संपर्क कीजिए, किसी के बाया मत जाइए। दूसरे के सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार बहुत जरूरी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब आप दुखी होते हैं तो सब देवता भगवान सारे मिल जाते हैं सबके पास, प्रभु हाथ जोड़ देते हैं। ये काम सुख में कीजिए ना तो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को नियंत्रित करेंगे और आप निश्चित तौर से गलतियों से दूर रहेंगे। उसके बाद है ईर्ष्या से दूर। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, एक बहुत अच्छा लेख था जो हम लोग 12th में पढ़ाया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जहरीली गठरी की तरह होता है, जहां जाता है पूरे वातावरण को जहरीला बना देता है। वो बैठते ही शुरू हो जाएगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब सबकी एक को नहीं छोड़ेगा। और जिसके साथ बात करता रहा वो जैसे गया उसकी भी शुरू। ये सबसे बुरी आदत है हम सब में, प्रोत्साहित करने वाला। कभी भी आपसे कोई मिलता है, याद रखिएगा, याद वही रहता है जो आपका हितैषी होता है। पूरे जीवन काल में आप 1 से लेकर के आज तक आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, जो आपका शुभ चिंतक था वही आज भी आपके संपर्क में है। बाकी चीजें हम अपने दिमाग से डिलीट करते जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोत्साहित करने वाला बनिए, जहां जो मिले उसको मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और आगे बढ़ो। तो जहां कहीं रहेगा, कहेगा यार वो जगह पे मैं गया था तो एक व्यक्ति मिला था, बड़ा सज्जन, आपने कुछ दिया नहीं उसको, सिर्फ शब्दों का सहारा दिया। और शब्द जो है वो ब्रह्मा है, वो कभी मरते नहीं है, आपके दिमाग में सदा जीवित रहते हैं। अक्रोधी बनिए, क्रोध से बचिए। क्रोध आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, समाधान खोजने वाला बनिए, मुश्किलें पैदा करने वाला मत बनिए। और अंत में जो सबसे जरूरी है, योर कैरेक्टर इज योर असेट। If you lose character, you lose everything.
चरित्र से बड़ा धन, संपत्ति, मान, सम्मान यही है। यही आपका वो चीज है जो आपके साथ जाता है, और ये अगर आपका चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। क्रोध को शक्ति बनाए, कमजोरी नहीं तो ये देख लीजिए यूक्रेन वाली स्थिति हो जाएगी। आप क्रोध देखिए क्या होता है। मैं कल हमारे एक स्टूडेंट से मिला जिसका नाम है जीशान शेख, पता नहीं इसमें से किसी को याद है कि नहीं याद है। सिटी वॉक के ओनर का बेटा है, और मुझे कल मिल गया तो वो बड़ा जिद्दी था और बड़ा क्रोधी था। हाँ, और आज के दिन पर वो होटल बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने उससे कोई और साथ में था तो मैंने कहा ये बड़ा अलग सा बच्चा था, इसने अपने क्रोध को जो है अपनी शक्ति बनाया और आज यहाँ पर खड़ा है। तो मुझे अचानक याद आया कि किस तरह से आप अपने पावर को चैनलाइज करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे चैनलाइज करते हैं। यदि आपको अपनी स्ट्रेंथ को चैनलाइज करना आ जाए तो गिरता हुआ पानी जो है बिजली पैदा कर देता है, सिर्फ चैनलाइज किया जाए, अन्यथा उस पानी की बिजली दिखाई नहीं देती। जैसे आप नियंत्रित करते हो, बांध बनाते हो, उसके बाद उस पानी की बिजली आप बाहर लाते हो। उसी तरह से व्यक्ति की शक्ति है, उस शक्ति को अगर वो समझ जाए तो उसको बड़ी आसानी से अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान तक ले जाने के लिए वह उसका उपयोग कर सकता है। उसके बाद प्रकृति की भाषा समझिए, सीमित दायरे का बंधन। यदि जीवन में कोई सीमा दी गई है उसको लांघिएगा मत। लांघेंगे तो रावण रूपी दुश्मन, सीता रूपी अनियंत्रित शत्रु को उठा ले जाता है। और यही होता है, देख लीजिए आपकी वर्तमान दशा जो है आपके तोड़े हुए नियम का ही प्रतिरूप है। और एक चीज याद रखिए, विश्वास पर कायम है। अगर लक्ष्मण ने कह दिया था ये लक्ष्मण रेखा है तो ये लक्ष्मण रेखा है, ये विश्वास आप में होना ही चाहिए था। नहीं था ये सीता, देख लीजिए क्या हुआ है। चुनौतियों से घबराना कैसा, मुझे पता है आज नहीं तो कल जाना सबको। सही ढंग से सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो भी घटनाएं घटनी है तो घटेंगी, लेकिन घबराइए मत। अगर आप घबराएंगे तो आप कभी जो है सवार नहीं बनेंगे, सह सवार हो जाएंगे। सह सवार का मतलब जो पीछे बैठा रहता है। अगर आपको सवार बनना है तो चुनौती से लड़िए और आगे बढ़िए। मन में छिपी असीम शक्ति को जानो, अब तो जागो जागो जागो, कभी न भागो। यहां पर मैं इसको समाप्त करता हूं। आपके अंदर जानिए, उसको जानिए और अपने ऊपर काम कीजिए। यदि आप सचमुच में अपने ऊपर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपके अंदर ही चमत्कार छुपा हुआ है। उस चमत्कार को आप ही प्रदर्शित करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। और मैं अपना यहीं पर समाप्त करता हूं। हामिद।